तो जेल में बैठकर अपनी कहानी बता रहा था। उसके मुताबिक उसने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया था जिसका पर्दाफाश आज तक कोई पुलिस वाला नहीं कर पाया। फिर वो शुरुआत से बताता है कि उसने इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया। जिस दिन उन्हें बैंक में चोरी करनी थी उस दिन वहाँ कई देशों के नागरिक मौजूद थे। इसके बाद बैंक में एक आदमी आया जिसने सफेद यूनिफॉर्म और चश्मा पहना था। तभी उसके पीछे ऐसी ही यूनिफॉर्म वाले कई नकाबपोश लोग घुस आए और फिर पहले आदमी ने भी अपना चेहरा ढक लिया। उन्होंने तुरंत बैंक का दरवाजा बंद किया और अचानक अपने हथियार निकाल लिए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। फिर चोरों ने वहां स्मोक बॉम्ब्स छोड़ दिए और तभी बाहर से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर बैंक से निकल रहे धुएं पर पड़ गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी, लेकिन तभी एक चोर ने उसे बंदूक दिखाकर धमकी दी कि उसने कई लोगों को बंदी बना रखा है। अगर पुलिस ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सभी कैदियों को मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद उस पुलिस वाले ने जल्दी से पुलिस फोर्स बुलवाई और बाहर के लोगों को बैंक से दूर हटाने लगा। फिर हम डिटेक्टिव फ्रेजियर को देखते हैं। जैसे ही उसे डकैती की खबर मिली तो वो अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर पहुंच गया। कुछ ही पलों में पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया और तो और वहाँ देश भर के टीवी चैनल भी इकट्ठा हो गए थे। उधर बैंक के मालिक को भी खबर मिली कि उसके बैंक में चोर घुस आए हैं और लोगों को बंदी बना लिया गया है। इधर डिटेक्टिव फ्रेजर और डिटेक्टिव मिलर ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। वहीं बैंक में चोरों ने सभी हॉस्टेजेस को एक जगह इकट्ठा किया और सबके फोन जब्त करके एक लिफाफे में डाल दिए। लेकिन बैंक में काम करने वाले पीटर ने उनसे कहा कि वो अपना फोन घर पर ही भूल आया है। तब एक चोर ने किसी का फोन लेकर पीटर के नंबर पर कॉल किया और तभी ऑफिस से उसका फोन बजने की आवाज आने लगी। अब बेचारे पीटर की हवा टाइट हो चुकी थी और उसने चोरों से माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन गैंग लीडर गुस्से में उसे घसीटकर ऑफिस में ले गया और उसे तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। आखिरकार उसने बाहर आकर सबको धमकाया कि जिसने भी चालाकी करने की कोशिश की उसका यही हाल होगा। इसके बाद उसने सभी हॉस्टेजेस के कपड़े जबरदस्ती उतरवा कर उन्हें बिल्कुल अपने साथियों जैसे कपड़े पहना दिए। उधर देश भर में डकैती की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। तभी बैंक में मौजूद एक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए चोरों को मजबूरन उसे बैंक से बाहर भेजना पड़ा। उसके बाहर आते ही पुलिस ने उससे काफी पूछताछ की, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला कि अंदर यूनिफॉर्म पहने 4 चोर हैं और उनके पास हथियार भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक के मालिक आर्थर ने मैडलिन नाम की एक लड़की को फोन करके मिलने बुलाया। जैसे ही वो आर्थर से मिली तो उसने कहा कि वो जानती है उस बैंक की एक तिजोरी में आर्थर का कोई राज छुपा है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस तिजोरी में है क्या, लेकिन आर्थर ने कहा कि उस तिजोरी में बेहद कीमती चीज है और वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता चले। उधर दोनों डिटेक्टिव्स को खबर मिली कि जिन गाड़ियों से चोर आए थे वो सब चोरी की ही थी। फिर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरा से अंदर देखने की कोशिश की, पर चोरों ने अब तक उन्हें तोड़ दिया था। इसके बाद अचानक चोरों ने एक हॉस्टेज के गले में बैग डालकर उसे बाहर भेज दिया। फिर जब पुलिस ने उससे बैग लिया तो उन्हें चोरों की लिखी हुई कुछ मांगे मिली। उन्हें रात 9 बजे तक 2 गाड़ियां और एक पायलट के साथ एक हवाई जहाज चाहिए, नहीं तो वो हर घंटे एक आदमी को गोली मार देंगे। उसी वक्त आर्थर ने वहां आकर बैंक के हालातों के बारे में पूछा, लेकिन डिटेक्टिव्स कहने लगे कि वो खुद उसे हर पल की खबर देते रहेंगे। इसके बाद चोरों ने पुलिस से अंदर बंद लोगों के लिए खाने पीने की मांग की और तब डिटेक्टिव को एक तरकीब सूझी। उसने बड़ी चालाकी से खाने के डब्बों में माइक्रोफोन्स लगा दिए ताकि वो बैंक में चोरों की बातें सुन सकें। फिर डिटेक्टिव फ्रेजर खुद डिब्बे लेकर बैंक तक पहुंचा और चोरों के बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसने वापस आकर माइक्रोफोन्स के जरिए उनकी बातें सुननी शुरू की, लेकिन वो सब किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक औरत को बुलाया जो ये भाषा जानती थी, लेकिन उस औरत ने बताया कि ये सिर्फ अल्बानिया के राष्ट्रपति का भाषण है और कुछ नहीं। असल में चोर काफी शातिर थे और ये पहले से जानते थे कि फ्रेजर चालाकी जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने भी उसका वक्त बर्बाद करके थोड़ा फायदा उठा लिया। उधर बैंक में रसल और उसके साथी ने वही तिजोरी खोली और बैंक के मालिक के खुफिया कागजात चुरा कर कीमती हीरे वहीं छोड़ दिए। इधर शहर का मेयर मैडलिन के साथ फ्रेजर से मिलने आ पहुंचा। उसने कहा कि मैडलिन इस केस में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन फ्रेजर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। तभी रसल ने उसे बैंक से फोन किया और अपनी मांगे पूरी करवाने का दबाव बनाने लगा, पर फ्रेजर ने कहा कि उसे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। उधर मैडलिन ने सीधा रसल को फोन किया और कहा कि वो पुलिस वाली तो नहीं है, लेकिन उसके पास रसल के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। आखिरकार रसल ने उसे बैंक में मिलने बुला लिया। जब वो अंदर पहुंची तो उसने रसल से कहा कि पुलिस तो जरूर उसे पूरी उम्र के लिए जेल में कैद कर देगी, लेकिन अगर वो मैडलिन का साथ देगा तो वो उसे बिना किसी इल्जाम के बरी करवा सकती है।
साथ ही साथ उसे इस काम के लिए $20 लाख भी मिलेंगे। इस पर रसल ने कहा, देखो मैडम, कहानियां बुनना बंद करो और बताओ कि ये काम है किसका। लेकिन मैडलिन ने कोई नाम बताने से इनकार कर दिया। तब रसल ने उसे एक कहानी सुनाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी आदमी स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था। उसने नाज़ियों के बीच अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और देखते ही देखते वो काफी अमीर हो गया। उसी पैसे से उसने ये बैंक खोला और वही ये आदमी है जिसने मैडलिन को उसके पास भेजा है। अब मैडलिन भी समझ गई कि आज उसका पाला एक टक्कर के आदमी से पड़ा है, तो उसने सीधे सीधे डील की बात की। उसे रसल को बचाने के बदले तिजोरी में रखे वो खुफिया कागज चाहिए थे। फिर रसल ने उसे एक कागज दिखाया, लेकिन उसने वो मैडलिन को देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार मैडलिन चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके बाहर आते ही फ्रेजर ने उससे चोरों के बारे में पूछा, तो मैडलिन कहने लगी कि उसे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रसल किसी को मारेगा नहीं, वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए धमकियां दे रहा है। अब फ्रेजर ने रसल को फोन किया और कहा कि हवाई जहाज तैयार है, लेकिन उससे पहले वो खुद बैंक में जाकर कैदियों की जांच करना चाहता है। रसल मान गया और फिर फ्रेजर बैंक के अंदर पहुंचा। उसने बैंक के सारे कमरों में मौजूद हॉस्टेजेस से बात की और उनकी सलामती देखकर वो बैंक से बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा कि चाहे जो भी हो वो रसल को उम्र कैद की सजा दिलवा कर रहेगा। पर रसल ने भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि भाई, मैं तेरी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। ये सुनकर फ्रेजर ने अचानक उस पर हमला कर दिया, पर एक दूसरे चोर ने पीछे से उसके सर पर बंदूक रख दी। फिर रसल ने कहा, अगर अब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो ये सब के सब एक एक करके मरेंगे, समझा। आखिरकार फ्रेजर वापस पुलिस टेंट में लौट आया और अब उसे भी यकीन हो चुका था कि रसल किसी को जान से तो नहीं मार सकता। उसी वक्त एक ऑफिसर ने वहां आकर फ्रेजर को बताया कि उसे केस से निकाल दिया गया है और उसकी जगह अब कोई और डिटेक्टिव लेगा। असल में जो नया कैप्टन था वो बैंक पर हमला करके आम लोगों को चोरों से आजाद करवाने का प्लान बना रहा था, और तो और उन्हें बॉम्ब्स को भी ढूंढना था जो चोरों ने बैंक में लगाए थे। उधर फ्रेजर को अचानक चोरों के भेजे हुए बैग में एक डिवाइस मिला, तो उसे समझ आया कि अब तक वो चोर पुलिस की सारी बातें सुन रहे थे। उसने तुरंत कैप्टन को फोन करके बैंक पर हमला करने से रोका, क्योंकि चोर पहले से ही इस बारे में जानते थे। वहीं बैंक के अंदर चोरों की गैंग सच में पुलिस का सामना करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को इकट्ठा करके पहले माले पर भेज दिया और नीचे के माले पर जबरदस्त धमाके कर दिए। फिर उन्होंने सभी हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया और खुद भी भगदड़ में उनके साथ ही बाहर आ गए। तभी कैप्टन ने सभी पुलिस वालों को गोलियां चलाने से रोका, क्योंकि अंदर फंसे सारे आम आदमी बाहर आ रहे थे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया और सीधा बैंक में घुसकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें चोरों का नामो निशान तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि चोरों ने पैसों को तो हाथ तक नहीं लगाया, और तो और उनके सारे हथियार भी नकली थे। अब वो समझ गए कि सारे चोर बाकी लोगों के साथ ही बाहर निकल गए हैं, इसलिए उन्होंने एक एक इंसान से कड़ी पूछताछ की। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो असली चोरों की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि उनके चेहरे तो किसी ने नहीं देखे थे। आखिरकार सरकार के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने फ्रेजर को कोई सबूत न मिलने की वजह से केस बंद करने को कहा। फ्रेजर ने वहां तो हाँ कर दी, लेकिन वो इस केस को सुलझाए बिना मानने वाला नहीं था। उधर मैडलिन बैंक के मालिक आर्थर से मिली और उसे बताया कि रसल ने वो खुफिया फाइल चुरा कर अपने पास रख ली है, ताकि आर्थर उसके खिलाफ कोई कदम न उठा सके। असल में उस फाइल के अंदर आर्थर के खिलाफ सबूत थे कि कैसे उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के साथ बदसलूकी करके नाज़ियों से करोड़ों रुपए कमाए थे, और शायद इसी कारण से चोरों ने आर्थर से बदला लेने के लिए बैंक में डाका डाला। आखिरकार आर्थर ने खुद की सफाई में कहा कि वो काफी जवान था और सफलता का नशा उसके सर पर चढ़ गया था, जिस वजह से वो अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गया। इसके बाद हम फिर से रसल को देखते हैं, लेकिन वो जेल में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में था। असल में जब उसने तिजोरी से फाइल चुराई तो उसने बैंक के मालिक के बेशकीमती हीरे भी चुरा लिए थे, और फिर वो बैंक के अंदर ही एक खुफिया कमरे में छिप गया। इस घटना के पूरे एक हफ्ते बाद उसके साथी उसे बैंक से लेने आए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रेजर भी बैंक में घुस रहा था और अचानक उसकी टक्कर रसल से हो गई। पर फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाया और रसल धूम मचा ले गाता हुआ सीधा जाकर अपने साथियों की गाड़ी में बैठ गया। उधर फ्रेजर ने बैंक में आर्थर की तिजोरी खुलवाई तो वहां उसे एक हीरे वाली अंगूठी और एक कागज मिला, जिस पर लिखा था अंगूठी का पीछा करो। अब वो सीधा आर्थर से मिलने पहुंचा और इस अंगूठी के बारे में पूछा, लेकिन लाजमी सी बात है कि आर्थर ने उसे कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। फिर जब उसने मैडलिन से पूछा तो ये खुलासा हुआ कि असल में ये अंगूठी एक यहूदी परिवार की थी, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनसे गद्दारी करके उन्हें नाज़ियों के हवाले कर दिया और खुद इस अंगूठी का मालिक बन गया।
ये सुनकर आखिरकार फ्रेजर अपने घर लौट आया, लेकिन तभी उसने देखा कि असली हीरा तो उसकी जेब में ही था। तब उसे एहसास हुआ कि बैंक में जिस आदमी से वो टकराया था वो रसल ही था। आखिरकार रसल ने अपनी बात पूरी कर दी थी। वो उसकी आंखों के सामने से निकल गया और फ्रेजर उसे फिर भी पकड़ नहीं पाया। लेकिन रसल तो फाइल के अलावा कुछ चुराने आया ही नहीं था। वो जानता था कि फ्रेजर को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हीरा चुरा कर